आज आपका टॉपिक शुरू कराएंगे पहले पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से सुनिए। पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है पहले ये समझ लीजिए। कल मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी बताई थी। काइनेटिक एनर्जी में क्या होता था? ये कोई कार है जो रेस्ट में है। हम इसे स्टार्ट करें, स्टार्ट करके एक्सीलेटर दबाएं, क्या होगा? आगे भागेगी। हमने एक्सीलेटर दबा के क्या किया? वर्क। उस वर्क की वजह से कार काय में आ गई? मोशन। तो जो भी वर्क हमने किया है दैट विल कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मतलब जब वर्क करने पर ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली मोशन में आ जाए तो जो भी वर्क हमने किया है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक, ये तो मैंने कल सिखा दिया था आपको। आज की कहानी क्या है? ये एक स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग को हम पकड़कर खींचे, मूव करेगी? कंटिन्यूअसली मूव करेगी या थोड़ी सा मूव करेगी? थोड़ा सा मूव करेगी। इसको खींचने में हमने क्या किया? वर्क। जो भी वर्क हमने किया होगा दैट विल कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि अब वर्क करने पर ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस मोशन में नहीं है। ठीक, तो वर्क करने पर अगर ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली मोशन में आ जाए तो दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और कंटिन्यूअस मोशन में ना आए, एक थोड़े से इंस्टेंट के लिए मूव करे, दैट इज कॉल्ड। जैसे हमने इस बॉटल को यहां से उठा के यहां रख दिया तो क्या ये कंटिन्यूअसली मोशन में आई? तो अब जो भी वर्क हमने किया दैट विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आई ये बात? तो वर्क करने पर अगर ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस मोशन में ना आए देन द वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर कंटिन्यूअस मोशन में आ जाए देन द वर्क इज कॉल्ड साइकिल चलाना, काइनेटिक एनर्जी। वर्क करते जा रहे, काइनेटिक एनर्जी आती जा रही। ठीक, लेकिन एक स्पंज की बॉल को दबाना कौन सी एनर्जी होगी? जब आप एक सोफे पर बैठते हैं तो भी सोफा दबता है। ठीक, जो भी वर्क हुआ दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी कई एक टाइप की होती है। जैसे स्प्रिंग में जो होती है वो कहलाती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जो ग्लास उठा के हमने ऊपर रखा उसमें भी वर्क हुआ, वो भी पोटेंशियल एनर्जी है। उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, ऐसे ही दो चार्जेस के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी काम करती है दैट इज कॉल्ड
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कई एक टाइप की होती है, ठीक। हमें कौन सी सीखनी है आज? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इतना बात क्लियर है? तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे? ये तो हो गई एक सिंपल बुकिश लैंग्वेज वाली बात कि एनर्जी possessed by a body by the virtue of its position। अगर हम एक्सप्लेन करें कि एक्चुअल में क्या है पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या कहेंगे? When work is done on a body and body comes in motion for very short interval of time, then the energy possessed by the body is called potential। ठीक, लिख लीजिए। When work is done on a body and body comes in motion for a very short interval of time, then work done is called potential energy। For example, when a spring is compressed, when a spring is compressed or stretched, then work done is called elastic potential energy। Then work done is called elastic potential energy। Second example, when a glass of water raised up to a height h, then work done is called gravitational potential energy। ठीक, तो आज हमें किस पे फोकस करना है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब सुनिए, जब हम एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि स्प्रिंग वापस अपनी पोजीशन में आना चाह रही है। ऐसा होता है? जब हम एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं
तो हमें ऐसा महसूस होता है कि स्प्रिंग अपनी वापस पोजीशन में आना चाह रही है। ऐसा क्यों? सोचिए, या जब हम एक स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो भी हमें ऐसा लगता है कि स्प्रिंग अपनी वापस इनिशियल पोजीशन में आना चाह रही है। ऐसा क्यों? जैसे बाइक के शॉकर होते हैं, जैसे ही धक्का लगता है वो दबते जरूर हैं, लेकिन अगले ही इंस्टेंट पर अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाते हैं। तो स्प्रिंग में ऐसी क्या चीज होती है जो उसे वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में ले आती है? नो फ्रिक्शन। नहीं, अभी पोटेंशियल एनर्जी वाली बात नहीं आई। तो ऐसी क्या चीज होती है? सुनिए, स्प्रिंग में होता है रीस्टोरिंग, जो उसे उसकी इनिशियल पोजीशन में वापस लाता है। कोई भी वो चीज जो इलास्टिक है, जैसे रबर बैंड, बाल में लगाने वाली रबर बैंड, आप खींचोगे वापस आ जाएगी। क्यों? स्पंज है, आप दबाओगे दब जाएगा, छोड़ोगे वापस आ जाएगा। हर वो चीज जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है वो इलास्टिक होती है। ठीक, स्प्रिंग के लिए रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल माइनस के। समझना पहले, के को कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। आपने कई तरह की स्प्रिंग देखी होंगी। जैसे शॉकर की जो स्प्रिंग होती है काफी हार्ड होती है, और नॉर्मल जो पेन की स्प्रिंग होती है बहुत सॉफ्ट होती है। ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ये स्प्रिंग की रिजिडिटी पे डिपेंड करता है। स्प्रिंग जितनी रिजिड होगी, जितनी मोटी होगी, स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ही ज्यादा होगा। जैसे मैं कहूं मेरे पास दो स्प्रिंग है ए और बी, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट 3 है, दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट 30 है, तो कौन सी स्प्रिंग शॉकर में काम आएगी? 30 वाली, क्योंकि वो रिजिड हो गई। ठीक है, तो के तो होता है स्प्रिंग कांस्टेंट जो डिपेंड करता है स्प्रिंग के नेचर पे। एक्स होता है स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट। कंप्रेस करोगे तो भी डिस्प्लेस होगी, स्ट्रेच करोगे तो भी डिस्प्लेस होगी। तो अपनी नॉर्मल पोजीशन से जो भी ये कंप्रेस या स्ट्रेच होती है दैट इज कॉल्ड, ठीक। तो एक स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स होता है F इक्वल माइनस के एक्स। इतना सबको क्लियर हो गया होगा। अब सुनो, वर्क डन टू कंप्रेस और स्ट्रेच अ स्प्रिंग, W इक्वल, मैंने आपको बताया था वर्क डन के दो फॉर्मूले होते हैं, ध्यान से सुनना। पहला फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा, कब लगता है?
जब बॉडी पर फोर्स कांस्टेंट लगे, जैसे आप हाईवे पे कार चला रहे हो, आपने पूरा एक्सीलेटर दबा रखा है, उससे ज्यादा दबा ही नहीं सकते एक्सीलेटर, तो फोर्स कैसा लग रहा है? कांस्टेंट। तब वर्क का ये फॉर्मूला होगा। अब आप वही कार सीपरी बाजार में चला रहे हो, तो क्या पूरा एक्सीलेटर दबा लोगे? नहीं, कभी कम कभी ज्यादा। यानी कि तब फोर्स कैसा लगाओगे? वेरिएबल। तब वर्क का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल तो ये कब लगता है? वेरिएबल फोर्स लगी। ये कब लगता है? ठीक। स्प्रिंग के केस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये या ये? स्प्रिंग जब दबती है तो क्या बिल्कुल एक जैसे ही फोर्स लगता? सोच के देखो, एक स्प्रिंग आपको दे दी जाए और आपसे कहा जाए इसे प्रेस करो, तो आपको शुरू में ज्यादा दम लगानी होगी, फिर धीरे धीरे कम दम लगेगी। या हो सकता है शुरू में कम लगानी हो, बाद में ज्यादा लगानी पड़े। मतलब आप फोर्स कैसा लगाओगे? वेरिएबल। ठीक। तो वर्क डन का यही फॉर्मूला काम करेगा। क्या लिखूं मैं? एक्स क्यों, एस क्यों नहीं? क्योंकि स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट हमने क्या लिया है? एस, इसलिए यहां डी एक्स। ठीक। एक चीज और, यहां लगेगा माइनस। अब बताओ माइनस क्यों लगेगा? माइनस कब लगता है? अच्छा ये बताओ वर्क में। जब आप वर्क फोर्स के अगेंस्ट करते हो तो फॉर्मूले में क्या लगता है? माइनस। जैसे स्प्रिंग का केस है, आप स्प्रिंग को खींच रहे हो, ठीक, और रिस्टोरिंग फोर्स क्या चाह रहा है? वापस लाना। तो आप वर्क किसके अगेंस्ट कर रहे हो? रिस्टोरिंग। या आप स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हो, ठीक, रिस्टोरिंग फोर्स क्या चाह रहा है? उसे वापस लाना। तब भी आप वर्क किसके अगेंस्ट कर रहे हो? ठीक। तो जब वर्क फोर्स के अगेंस्ट किया जाता है तो वो कैसा होता है? क्लियर है बात? तो कुल मिला के मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई स्प्रिंग के बारे में। सबसे पहली चीज, स्प्रिंग को चाहे आप कंप्रेस करो चाहे स्ट्रेच करो, उसे अपनी इनिशियल पोजीशन में आने ही आना है। कौन से फोर्स की वजह से? फोर्स का फॉर्मूला के क्या होता है? डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ स्प्रिंग। एक्स क्या है? कंप्रेशन या एक्सटेंशन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जब हम वर्क करेंगे तो कौन सा फोर्स लगेगा? वेरिएबल, इसलिए ये फॉर्मूला लगा। ठीक। माइनस क्यों लगा? वर्क इज डन अगेंस्ट रिस्टोरिंग। तो वर्क डन टू कंप्रेस और स्ट्रेच अ स्प्रिंग अगेंस्ट रीस्टोरिंग फोर्स, ये हो जाएगा। अब हमने यहां वैल्यू रखी फोर्स की। ठीक। कौन रिश्तेदार है? ये तो पेशेंट है, शक्ल मिल रही। ठीक। कौन रिश्तेदार है? के। इसे निकाल के बाहर करूं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो के ठीक,
एक्स पे पावर कितनी है 1, तो ऑपरेशन क्या होगा एक्स का स्क्वायर अपॉन 2, तो क्या बन जाएगा बेटा W इक्वल के ठीक। दिस वर्क इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, so potential energy of spring is half, ये फॉर्मूला क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। फर्स्ट एग्जांपल लिखिए, a spring is stretched by 5 centimeter from its initial position. A spring is stretched by 5 centimeter from its initial position. Find its elastic potential energy if spring constant is 6 Newton per meter square. न्यूटन पर मीटर, सॉरी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। स्प्रिंग को कितना डिस्प्लेस किया 5 सेंटीमीटर, तो एक्स कितना हो जाएगा बेटा मीटर में कितना होगा के गिवन है, क्या पूछा है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। इसे सॉल्व करना है, पॉइंट हटाया नीचे 2 0, पॉइंट हटाया नीचे 2 0, 2 3 जा 6,
75/10 की पावर हो गई 4। तो 75 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल। ठीक है, सिंपल। 10 की पावर 4 है, ऊपर ले गए 10 की पावर -4। ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A block of mass 10 kg, a block of mass 10 kg moving with a speed of 20 meter per second collide with a horizontal spring of spring constant 12 into 10⁻³ Newton per meter. How much spring will how much how much spring will compress? ठीक, अब पहले आराम से क्वेश्चन को समझ लो। डायग्राम में ध्यान से देखो, स्प्रिंग जो है वो एक एंड पर फिक्स है, दूसरा एंड फ्री है। यहां से ब्लॉक आया, कितनी स्पीड से आया? जाके स्प्रिंग पर लगा, तो जाहिर सी बात है स्प्रिंग दबेगी। कितना दबेगी ये आपसे पूछा गया है। तो मुझे ये बताइए, ब्लॉक में कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक, मूव कर रहा है। जब वो स्प्रिंग से टकराएगा तो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग को क्या प्रोवाइड कराएगी? इलास्टिक पोटेंशियल, क्योंकि स्प्रिंग दब जाएगी। इस क्वेश्चन का की पॉइंट क्या है कि जब ब्लॉक स्प्रिंग से टकराएगा तो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग को इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करेगी। ये की पॉइंट लिख लीजिए। ये की पॉइंट कौन सी लैंग्वेज में लिखना? व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में कि व्हाट्सएप वाली में लिख लो। जब ब्लॉक JAB, जब BLOC के ब्लॉक स्प्रिंग से कोलाइड करेगा तो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग को इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करेगी।
when the block will collide with a spring, then the kinetic energy of block will provide elastic potential energy to the spring. Clear? So half mv square will be equal to, यही होगा। ये किसकी काइनेटिक एनर्जी है? ब्लॉक की। और ये किसकी पोटेंशियल एनर्जी है? स्प्रिंग। कैंसिल आउट हुए। मास कितना था ब्लॉक का? 10। वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल के है एक्स का स्क्वायर। इसे हमें सॉल्व करना है। सही है, 1/√3 आएगा। 1 2 3 से ये 10⁻³ कैंसिल हो गई, सिंपल। और 2 2 जा 4 3 जा 12। तो यहां बचा 1, यहां बचा 3। 1/3 इक्वल एक्स स्क्वायर। तो एक्स हो जाएगा 1/√3 मीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। In the given diagram, mass of the block is 1 kg. In the given diagram, mass of the block is 1 kg and spring constant is 100 Newton per meter. The block released from rest it moves 10 centimeter. It moves 10 centimeter down and comes to rest. Find coefficient of friction. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। पहले डायग्राम बना लीजिए फिर एक्सप्लेन करते हैं।
बन गया। चलो अब मुझे ये बताओ, सबसे पहले हम इस ब्लॉक की बात कर रहे हैं। जब ये ब्लॉक नीचे आएगा तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? वर्क डन बाय द ब्लॉक। दो ही तो फॉर्मूले होते बेटा वर्क के। कांस्टेंट वाला लगेगा एफ एस कॉस थीटा, यही लगेगा। ब्लॉक जब नीचे आएगा तो वर्क होगा एफ एस कॉस थीटा। समझते हैं ना, एक एक लाइन। थीटा होता है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ब्लॉक नीचे आ रहा तो फोर्स भी नीचे ही लगेगा और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ही हो रहा। मतलब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो। भाई जनरली होता ही जीरो है। हम क्यों कहते हैं वर्क इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट? क्योंकि जहां फोर्स लगता है वहीं बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है, तो एंगल कितना रहता है? जीरो। तो क्या बनेगा? इतना क्लियर? स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, फोर्स की जगह क्या आएगा? एम ए। और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि स्प्रिंग वाला केस है तो हम एक्स लिख दे रहे हैं। कोई दिक्कत कहीं भी? जब कोई बॉडी सीधे चलती है, चाहे इंक्लाइन प्लेन पे चले चाहे ऐसे चले, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम। ठीक। डाउट? ए, इंक्लाइन प्लेन पर जब नीचे आते हैं तब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? जी माइनस, यही होता है। इंक्लाइन प्लेन पर नीचे आ रहे, किले की चौड़ाई से नीचे उतर रहे, यही होगा। इनटू में क्या चल रहा है? ये तो पूरी बात हो गई ब्लॉक। अभी समझते हैं ना, नोट नहीं करना। ब्लॉक जब नीचे स्लिप करेगा तो इतना वर्क करेगा। इस ब्लॉक के स्लिप करने से इस स्प्रिंग में क्या होगा? कंप्रेशन या एक्सटेंशन? एक्सटेंशन होगा। तो जब स्प्रिंग एक्सटेंड होगी तो कितना वर्क करेगी? जितना ये ब्लॉक वर्क करेगा उतना ही तो ये एक्सटेंड हो पाएगी। तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग क्या होगा? यही होगा। जितना वर्क ब्लॉक करेगा उतनी ही स्प्रिंग स्ट्रेच होगी। की पॉइंट यही है क्वेश्चन का कि जितना ब्लॉक वर्क करेगा उतनी ही स्प्रिंग स्ट्रेच होगी। इसका मतलब वर्क डन बाय द ब्लॉक इज इक्वल्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द। ठीक। तो फाइनली हम इन दोनों को इक्वल करेंगे, एंड में आंसर आ जाएगा जो भी आना होगा। की पॉइंट क्लियर है क्वेश्चन का कि ब्लॉक जितना डिस्प्लेस होगा स्प्रिंग उतनी स्ट्रेच होगी। तो की पॉइंट लिख लीजिए पहले। ब्लॉक जितना वर्क करेगा उतना ही स्प्रिंग स्ट्रेच होगी। दैट इज उतनी ही स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी।
उतनी ही स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब इनको इक्वल कीजिए। ये हमने क्या निकाला था? वर्क डन बाय द ब्लॉक, और ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। एंड में इनको कंपेयर करना होगा। तो हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल एम जी एक्स साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। के कितना था बेटा? 100। डिस्प्लेस कितना हुई थी स्प्रिंग? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। एम 1 kg। जी हमेशा 10 लेंगे जब तक कि हमें 9.8 गिवन ना हो। एक्स फिर 0.1 माइनस म्यू कॉस 30। म्यू हमें निकालना। कैंसिल। यहां कुछ बचा 1/2 बचा, यहां बचा 1। साइन 30 की वैल्यू कॉस 30। ठीक है, आंसर 0 आएगा। वैसे इसको यहां ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? एक काम करो, 0 से अच्छा है स्प्रिंग कांस्टेंट को आप 1000 कर लो बेटा। पेन लेना बेटा। नहीं आएगा 1/2। कॉस 30√3/2। इस हाफ को यहां ले जाएंगे 0 बन जाएगा। इससे अच्छा है यहां 1000 कर लो। क्या फायदा होगा? 2 0 से 2 0 कैंसिल होंगे, ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो μ√3/2 इक्वल हाफ माइनस 5।
ठीक है, 2 LCM लो, कोई बात नहीं, वो तो जब एग्जाम में आएगा तो आपको के की ऐसी वैल्यू गिवन होगी कि प्लस में ही आया। तो μ√3/2 इक्वल हो गया -9/2। माइनस का 9/√3 ये आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन।